सुनो बेटा, देखो मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा था उसका नाम था बेटा रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। पता है ना सबको इतना तो। और इसके अंदर बेटा मैं एक मैकेनिज्म आपको पढ़ा चुका था कल की क्लास में, जिसका नाम क्या था? हार्मोनल रेगुलेशन। पता है ना सबको? दो हार्मोनों से हमने काम करवाया था, एक का नाम एडीएस था और एक का नाम एल्डोस्टेरोन था। याद है ना सबको? कहां कहां उन्होंने फंक्शन किया, समझ में आ गया होगा। देखो बेटा, बहुत ही प्यारा टॉपिक है आज का, और ये जो टॉपिक है बेटा इसका नाम है रास। इस रास का मतलब क्या है बेटा? गौर से सुनना, बहुत प्यारा टॉपिक है, हद से ज्यादा। रास का मतलब होता है बेटा रेनिन एंजियोटेंसिनोजन। एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। क्या नाम है बेटा रास का? रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। सुनो बेटा इधर, डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो? इधर सुनिए बेटा, रास को मैं शुरू कर रहा हूं, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। एक एक लाइन को मेरे को बहुत गौर से सुनना। ये बेटा सेकंड वो एक्टिविटी है, वो मैकेनिज्म है जो आपकी किडनी के फंक्शन को क्या करता है? रेगुलेट। अब बेटा ये जो रास है ना, इसमें कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे कैसे मैकेनिज्म चलता है, क्या इसके अंदर होता है बेटा देखना। रास जो होता है ना, ये बेटा शुरू होता है, स्टार्ट होता है आपके एक ऑर्गन से, और वो जो ऑर्गन है बेटा उसका नाम होता है लीवर। कौन बेटा? लीवर। इस लीवर से बेटा एक हार्मोन निकलता है बाहर, और लीवर से बेटा जो हार्मोन निकलता है उसका नाम होता है एंजियोटेंसिनोजन। क्या नाम होता है बेटा? एंजियोटेंसिनोजन। समझ में आ गया? अब लीवर से बेटा निकला बाहर एंजियोटेंसिनोजन, ये हार्मोन है। लिख देता हूं बेटा मैं, ये हार्मोन रिलीज हो गया यहां से। अब ये जो हार्मोन है बेटा, ये ब्लड के साथ बहता बहता ट्रांसपोर्ट होता होता ये पहुंच जाता है बेटा आपके एक ऑर्गन के पास, जिस ऑर्गन को आप सब लोग जानते हो, और उसका नाम क्या होता है? किडनी। ये बेटा जब किडनी के पास पहुंचता है तो किडनी से बेटा एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका आप सब लोग नाम जानते हो, उसका नाम होता है बेटा रेनिन। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस में जीजे सेल से बाहर निकला था ना बेटा, पता है कि नहीं पता? अब सुनिए बेटा जी, एंजियोटेंसिनोजन रिलीज होता है लीवर से, इस पर अटैक करता है रेनिन। रेनिन किससे बाहर निकल रहा है? किडनी से, और इसको बेटा चेंज कर देता है और इसको ये बदल देता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर बेटा इसको चेंज कर देता है। इतना समझ में आ गया? अब सुनना बेटा, अब ये जो एंजियोटेंसिन बेटा फर्स्ट बना है, एक थर्ड ऑर्गन बेटा यहां पर और पार्टिसिपेट करेगा, और बेटा ये जो थर्ड ऑर्गन होता है इनका नाम होता है बेटा लंग्स। ये जो लंग्स होते हैं बेटा, ये बेटा लंग्स, इनसे भी बेटा एक एंजाइम रिलीज होता है। लंग्स से बेटा जो एंजाइम रिलीज होता है
इनका नाम होता है, ये हार्मोन है बेटा, लेकिन अभी जो रिलीज हो रहा है उसका नाम क्या है? एंजाइम। इधर सुनिएगा, लंग्स से रिलीज होता है बेटा एक एंजाइम, उसका नाम होता है लंग्स कन्वर्टिंग एंजाइम। और लंग्स कन्वर्टिंग एंजाइम बेटा क्या करता है, यहां पर इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं, लंग्स कन्वर्टिंग एंजाइम। और ये बेटा जो लंग्स कन्वर्टिंग एंजाइम है, ये इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को ये बेटा चेंज कर देता है एंजियोटेंसिन सेकंड में। किसमें बेटा? एंजियोटेंसिन सेकंड में। अब ये एंजियोटेंसिन जो सेकंड होता है ना बेटा, ये बहुत खतरनाक नेचर का है। खतरनाक नेचर का मतलब बताऊं बेटा, ये 3 फंक्शन परफॉर्म करता है बहुत अच्छे तरीके से। एंजियोटेंसिन सेकंड के रिसेप्टर होते हैं बेटा, ये हार्मोन है, इसके रिसेप्टर होते हैं आपके हाइपोथैलेमस पे। और हाइपोथैलेमस के अंदर बेटा जो थर्स्ट सेंटर होता है ना, उसको एक्टिव कर देता है। समझ रहे हो ना बेटा? जब आपका थर्स्ट सेंटर एक्टिव हो जाएगा तो आप बहुत ज्यादा बेटा वाटर को इनटेक करोगे। यस और नो? उसके अलावा बेटा ये एंजियोटेंसिन सेकंड ये आपकी एड्रिनल ग्लैंड पर भी काम करता है, और वहां पर काम करके एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को भी इंक्रीज कर देता है। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये एंजियोटेंसिन सेकंड बेटा वैसोप्रेशन का नाम सुना था ना कल, एडीएच वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा था ना, उससे भी 10 टाइम मोर, एक तरीके से बोलो बेटा बहुत ही ज्यादा पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रक्टर होता है। समझ रहे हो ना? 3 नेचर है बेटा एंजियोटेंसिन सेकंड के। ये क्या क्या काम करता है देखो जरा। पहला इसका जो फंक्शन है, ये बेटा जो थर्ड सेंटर है इसको बेटा स्टिमुलेट करता है। मतलब किस पर एक्शन कर रहा है? हाइपोथैलेमस पर। समझ में आ गया बेटा? इसके अलावा स्टिमुलेट कर रहा है सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। समझ में आ गया बेटा? इसके अलावा मैंने बताया आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्या है बेटा? वैसो कॉन्स्ट्रक्टर। बहुत ज्यादा वैसो कॉन्स्ट्रक्शन करवा देता है। अब बेटा सुनिएगा जरा, शायद आपकी समझ में आ गया होगा रास सिस्टम क्या करने की कोशिश कर रहा है। रास सिस्टम यदि बेटा एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को इंक्रीज कर रहा है, दैट मींस डीसीटी, और किस पर काम करेगा? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पर। ये वही काम करेगा, कल इसकी आपने मैकेनिज्म पढ़ी है। पहले सोडियम को अंदर लेके आएगा, सोडियम जहां जाता है वाटर पीछे पीछे जाता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज, ब्लड प्रेशर इंक्रीज, जीएफआर इंक्रीज। समझ रहे हो ना बेटा आप? लेकिन अब और सोचो बेटा, थर्ड सेंटर को एक्टिव करवा दिया, पहले पानी पी और फिर उसको एब्जॉर्प्शन करवा रहा है। समझ रहे हो ना? और पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रक्टर है, ब्लड वेसल्स को बेटा उसके अंदर कॉन्स्ट्रक्शन कर रहा है। इसका मतलब बीपी को राइज करवाता है। और हकीकत में बेटा ये रास एक्टिव ही तब होता है, इसकी कंडीशन याद रखना बेटा, इसकी बहुत खतरनाक कंडीशन है रास के वर्क करने की। रास बेटा आपकी बॉडी में स्टार्ट तब होता है जब आपकी किडनी की जीएफआर के अंदर क्या हो जाए बेटा? जीएफआर क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। समझ रहे हो ना? जब जीएफआर क्या होती है? डिक्रीज, तब रास क्या होता है? बोलो बेटा एक्टिव। जीएफआर डिक्रीज का मतलब, जीएफआर कब डिक्रीज हुई होगी? जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया होगा।
बेटा जब किडनी के पास ब्लड ही नहीं पहुंचेगा तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाएगी, कम। और जैसे जीएफआर डिक्रीज होता है तुरंत कौन एक्टिव होता है, बोलो बेटा, रास। जब बेटा जीएफआर क्या होता है, बोलो, कम, तो बेटा कौन स्टार्ट होगा, रास। इस बात को याद रखना बेटा। अब सुनिएगा जरा, इधर देखो, इस बात को मैं इस तरीके से लिखा दूं, व्हेन जीएफआर क्या होता है, बोलो बेटा, डिक्रीज, यस और नो, तो बेटा रास जो होता है ये क्या होता है, बोलो बेटा, एक्टिव होता है। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? कौन कौन से हार्मोनों ने मिलकर वर्क किया है, समझ में आ गया आपको? रेनिन, एंजियोटेंसिन, पता है ना, सबको पता है ना बेटा? तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं बेटा, इधर देखो, यदि किडनी में से रेनिन का लेवल बढ़ जाए तो रेनिन यदि इंक्रीज हो जाए आपकी बॉडी में तो जीएफआर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? रेनिन क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो जीएफआर क्या होगा, इंक्रीज होगा बेटा। अरे रेनिन रिलीज होगा तो रास एक्टिव नहीं है, यही बात समझ में बेटा? सुनो, इन दोनों वर्ड को गौर से सुनना। रास को स्टिमुलेशन कौन देता है, जब जीएफआर क्या हो जाता है, कम। हमारी किडनी को बराबर ब्लड नहीं पहुंच रहा तो हमारी बॉडी में कौन स्टार्ट होता है, रास। अब रास स्टार्ट होगा दैट मीन्स रेनिन भी होगा। अरे बिना रेनिन के रास सिस्टम चल सकता है क्या? नहीं। एंजियोटेंसिन हो, जब एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट ही नहीं होगा, समझ रहे हो ना? तो रेनिन क्या करवा रहा है, समझ में आ गया? रेनिन रास को स्टिमुलेट कर रहा है, यस और नो? रेनिन रास को स्टिमुलेट कर रहा है, दैट मीन्स रेनिन के रिलीज होने से जीएफआर क्या होगा, इंक्रीज। ये क्वेश्चन आता है कि जीएफआर को कौन कौन इंक्रीज कर सकता है, तो जीएफआर को एडीएच इंक्रीज करता है, जीएफआर को एल्डोस्टेरोन भी इंक्रीज करता है, और जीएफआर को कौन भी इंक्रीज करता है, रेनिन। नहीं आया समझ बेटा? समझ में आया जब मैं बोल रहा हूं? नहीं आया? अरे बता ना बेटा, दोबारा बताता हूं। देखो, ये रास सिस्टम है, ये कब एक्टिव होता है आपकी बॉडी में, कब काम करता है, जब जीएफआर क्या हो चुका है, डिक्रीज। मतलब आपके जीएफआर को मेंटेन करने के लिए कौन चलता है, रास। समझ में आ गया? चलो इस तरीके से लिख लो इस बात को। फोर मेंटेनेंस ऑफ जीएफआर, समझ में आ गया? रास कैसी फॉर्म में रहता है, एक्टिव फॉर्म। अब आ गया समझ में कि जीएफआर को मेंटेन करने के लिए कौन चलेगा बेटा, रास। अगर रास सिस्टम एक्टिव है दैट मींस रेनिन है, यही बात समझ में? तो बेटा वो कौन कौन से हार्मोन हैं जो आपकी बॉडी में रेनिन, एक तरीके से बोलो, वो कौन कौन से हार्मोन है जो आपकी बॉडी में जीएफआर को इंक्रीज करवा सकते हैं? बेटा जो ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करवा सकता है ना, जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवा सकता है, वही जीएफआर को इंक्रीज करवा सकता है। समझ रहे हो ना? तो ब्लड प्रेशर को कल किसने इंक्रीज करवाया था, एडीएच ने, एल्डोस्टेरोन ने, और आज बेटा कौन, रेनिन। क्योंकि देखो इसके अंदर ये तो आपका जाना पहचाना हार्मोन है, लेकिन ये रेनिन जो ये नया है ना बेटा, तो रेनिन बताओ रास के अंदर एक तरीके से यूज आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। तो यदि रेनिन होगा तो जीएफआर क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। ये बात समझ में? क्वेश्चन गलत तो नहीं करोगे ना? बस देखो इधर, अब सुनिएगा बेटा, रास यदि एक्टिव हो गया तो देखो जरा, एंजियोटेंसिन सेकंड, इसके बेटा मैंने आपको तीनों फंक्शन बता दिए, क्या क्या करेगा। देखो इधर, एंजियोटेंसिन सेकंड में 3 फंक्शन बताए। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, फर्स्ट सेंटर को एक्टिव कर देगा, हाइपोथैलेमस में जो है बहुत ज्यादा पानी पियोगे आप,
और फिर बेटा स्टिमुलेट कर रहा है एल्डोस्टेरोन को। अब देखो बेटा इसी मैकेनिज्म को आगे बढ़ा देता हूं। एंजियोटेंसिन सेकंड ने किसको इंक्रीज कर दिया? एल्डोस्टेरोन को। यस और नो? अगर एल्डोस्टेरोन इंक्रीज होगा तो बताओ बेटा, एक तो एक किस पर काम करेगा? बीसीटी पर, और एक किस पर काम करेगा? सीटी पर। यस और नो? कल बता रखा है मैंने डिस्टल पाइप पर। यहां से बेटा के प्लस का तो क्या करवाएगा? सिक्रीशन। यस और नो? मतलब के प्लस को तो किसमें भेजेगा? यूरिन में। और यहां से उठा उठा के Na प्लस का क्या करवाएगा? रीअब्जॉर्प्शन। हां कि ना? और मैंने बता रखा है आपको कि Na प्लस जहां जाता है इसके पीछे पीछे कौन जाता है? वाटर। तो वाटर का क्या हो जाएगा? रीअब्जॉर्प्शन। समझ में आया कि नहीं आया? वाटर का हो गया रीअब्जॉर्प्शन। दैट मीन्स बेटा ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज। यस और नो? अरे बहुत ज्यादा पानी को डाला जा रहा है ब्लड में, तो ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज, और ब्लड प्रेशर इंक्रीज तो बेटा GFR भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। नहीं आया समझ? आगे बेटा समझ में? अब सुनिएगा एक बात, इस सिस्टम का बेटा एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। क्या? कि हमारी किडनी जो है ना बेटा, वो रेनिन के हाई लेवल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। समझ रहे हो आप? हमारी जो किडनी है ना, देखो मेरी बात सुनना, मेरा GFR था अभी 70 और मुझे चाहिए कितना था? 125। ठीक है ना? तो कौन एक्टिव हो गया? रास। अब रास को कहां रुक जाना चाहिए था? 125 पर। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि किडनी जो होती है बेटा, वो हाई लेवल ऑफ रेनिन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती कि अब GFR बैलेंस हो गया, अब रुक जाएं। नहीं, किडनी नहीं रुकती बेटा, किडनी नहीं पहचानती। अब आप सोचो कि कंटिन्यू यदि रास एक्टिव रहा, एक्टिव रहा, एक्टिव रहा, तो आपका जो ब्लड वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपके ब्लड के अंदर वाटर का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा? बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? मतलब आपके ब्लड की विस्कोसिटी चेंज हो रही है। और मैंने क्या बोला? ब्लड को बेटा ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। जब बेटा ये थिन ब्लड, ये लो विस्कोसिटी वाला ब्लड, ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट ब्लड जब हार्ट के पास पहुंचता है, तो इतने बेटा डाइल्यूट ब्लड को हार्ट से बेटा पंप होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि बेटा हमारा जो हार्ट है ना, उसकी भी बेटा एक कैपेसिटी है, वो भी एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर भी वर्क करता है। वो बेटा उस ब्लड को बहुत इजीली पंप कर पाता है, जो ना बहुत ज्यादा थिक है ना बहुत ज्यादा थिन है। अब बेटा ये रास एक्टिव रहा तो हमारा ब्लड जो है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। और जब ये डाइल्यूट ब्लड पहुंचता है कहां? हार्ट के पास। तुम्हारे हार्ट को ये पसंद नहीं आता, और हार्ट तुरंत समझ जाता है इस बात को, दिल तुरंत पहचान लेता है किडनी की इस बात को कि किडनी ने शायद रास को एक्टिव किया हुआ है। किडनी बेटा रास को एक्टिव तो कर सकती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब आप पढ़ोगे ना रास को एनसीईआरटी से, तो एनसीईआरटी की लास्ट लाइन रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन वो यही कहती है कि रास जो है बेटा उसको किडनी एक्टिवेट तो कर देती है, बट रास को बेटा किडनी कभी कंट्रोल नहीं कर पाती। रास को जो कंट्रोल करता है वो हार्ट करता है बेटा, और हार्ट के अंदर जो एट्रियम होते हैं वो इसको कंट्रोल करते हैं। क्योंकि एट्रियम की वॉल से एक बेटा फैक्टर रिलीज होता है जिसका नाम होगा एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, उसको बोलते हैं ANF। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एज इट इज। इस बात को याद रखना बेटा। मैं आपको क्वेश्चन यदि क्वेश्चन आए कि रास को कौन कंट्रोल करता है, पहला ऑप्शन दिखेगा रेनिन,
बट रेनिन को करेक्ट आंसर मत मान लेना, बिकॉज रास को जो कंट्रोल करता है वो करता है ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, जो एट्रियम की वॉल से रिलीज होता है। नहीं आया समझ? अरे नहीं आया समझ? सुनो बेटा, ये रास एक्टिव होता जा रहा है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है। मैंने क्या बोला? किडनी जो होती है वो बेटा रास को कंट्रोल नहीं कर पाती, स्टिमुलेट तो कर देती है, एक्टिव तो कर देती है, कंट्रोल का मतलब है इसका स्विच ऑफ, वो नहीं जानती। किडनी के पास में केवल स्विच ऑन का बेटा बटन है, समझ रहे हो ना? तो क्या होगा सुनिएगा जरा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि बेटा किडनी, यहां मैं कह दूं किडनी के अंदर कौन? रेनिन कान कंट्रोल कौन सा सिस्टम? रास। अब क्या होता है बेटा देखो जरा, किडनी तो फेल हो गई इस काम में। अब बेटा जी इधर ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा जो डाइल्यूट ब्लड है, जब बेटा ये डाइल्यूट ब्लड पहुंचता है, ये आपका हार्ट, ये डाइल्यूट ब्लड बेटा पहुंचता है आपके राइट एट्रियम में या लेफ्ट एट्रियम में, कहीं से भी आ सकता है। बॉडी से आएगा तो राइट एट्रियम में, और लंग्स से आएगा तो लेफ्ट। पता है ना सबको? अरे पल्मोनरी वेन, सुपीरियर वेना कहवा, इंफीरियर वेना कहवा, और कोरोनरी साइनस। अब क्या होता है बेटा, जब ये डाइल्यूट ब्लड पहुंचता है किसके पास? हार्ट के पास। ये बेटा हार्ट के जो एट्रियम की वॉल है, किसकी वॉल बेटा? एट्रियम की वॉल। इनसे बेटा एक फैक्टर रिलीज होता है, उसका नाम होता है ANF, ऐसे ही लिखा आएगा बेटा। ANF का मतलब होगा एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। और बेटा ये जो फैक्टर है ये क्या करता है, इधर ध्यान दीजिएगा। ये बेटा ANF जो होता है ये क्या कर देता है बेटा? इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ रेनिन। समझ में आ गया बेटा? ये मना करता है, फिर दिल की बात मानती है किडनी, और बेटा इनहिबिट कर देता है किसको? रेनिन को। और रेनिन बेटा इनहिबिट हो गया, दैट मीन्स ये जो रास है ये क्या हो जाएगा बोलो? स्टॉप हो जाएगा, या कह दूं बेटा इनएक्टिव हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो बेटा, इधर ध्यान से सुनना, ये ANF बेटा ओनली इतना सा ही काम नहीं करवाता, इसके भी बेटा 3 काम दे रखे हैं एनसीईआरटी में। ANF बेटा रेनिन के सिक्रीशन को इनहिबिट करके रास को तो कंट्रोल करता ही करता है, साथ के साथ बेटा ये वेसोडाइलेशन भी करता है। समझ रहे हो ना? अगर ये वेसोडाइलेशन कर रहा है तो बेटा ये GFR को इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। नहीं आया समझ? तो बेटा रेनिन ने तो क्या किया? GFR को इंक्रीज, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज, बट बेटा उस GFR को डिक्रीज, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज, या इसके जो रास को कंट्रोल कौन किया? ANF। नहीं आया समझ? तो बेटा इधर देखो जरा, थोड़ी देर रुक जाओ फिर लिख लेना। ANF बेटा
कंट्रोल, या मैं लिख दूं बेटा मेंटेन। समझ रहे हो ना बेटा? किसको? रास को। समझ में आ गया? दूसरा बेटा वर्ड, ये क्या करवाता है? वैसो डायलेशन। यस और नो? और वैसो डायलेशन करवाता है तो बेटा ये ब्लड प्रेशर को क्या करने की कोशिश करता है? डिक्रीज। ब्लड प्रेशर डिक्रीज, दैट मींस जीएफआर डिक्रीज। अब जीएफआर डिक्रीज होगा, दोबारा से फिर रास एक्टिव हो जाएगा। समझ रहे हो ना बेटा? ये प्रोसेस चलता रहता है बॉडी के अंदर, और किडनी की जो एक्टिविटी है वो रेगुलेट होती रहती है। नहीं आया समझ? बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है बेटा कंट्रोल्ड बाय। इसको भी भले एक बार मत याद रखना, बट यही वर्ड आता है बेटा। दुनिया के मुंह पे आंसर रखा रहता है। ये जो एक बात और सुनना बेटा, आपके एनसीईआरटी में जब रास का नाम ऐसे नहीं लिखा हुआ, इसमें दो वर्ड लिखे हुए हैं बस, पता कौन सा? कहां गया? ये दो वर्ड, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम लिखा हुआ है ना, बट एल्डोस्टेरोन भी होता है बेटा, कंप्लीट नाम ऐसे होता है, ठीक है ना? कंफ्यूज मत होना उससे, ठीक है बेटा जी? कोई दिक्कत? तो ये कौन था बोले बेटा? आपका रास। आई थिंक समझ में आ गया होगा, जल्दी नोट करिए। हाँ जी बेटा, पढ़ाए आगे, कोई दिक्कत? इसके बाद देखो बेटा, इसमें कुछ एक डिजीज है। अब डिजीज क्या बेटा, मैं इनको स्पेशल पॉइंट्स करके पढ़ा देता हूं सबको एक साथ। इधर सुनिएगा जरा, नोट किया? इधर ध्यान दो बेटा। इधर ध्यान दीजिए बेटा, स्पेशल पॉइंट्स में मेरे को क्या क्या पढ़ाना है बेटा? जो यूरिन है ना, आपको पता है, यदि इसके वॉल्यूम की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 1.5 लीटर। अप्रोक्सीमेट 1.5 लीटर पर डे। यदि बेटा यूरिन की मैं पीएच की बात करूं तो एवरेजन कितनी होती है बेटा? 6। मतलब बेटा कैसे नेचर का होता है यूरिन? एसिडिक नेचर का होता है। स्लाइटली बोल दो, बट बेटा है एसिडिक नेचर का। बेटा एक बात बताऊं, ये एसिडिक नेचर का क्यों हुआ? क्योंकि ब्लड को बेसिक बनाना था। ब्लड की पीएच क्या होती है? 7.44। 7.44 तो किसकी होती है? आर्टरी की। वेन की होती है 7.33। अगर बेटा ये H+ को अपने अंदर लेके नहीं आता, ट्यूबुलर सिक्रेशन में नहीं लेके आया, अरे कल ट्यूबुलर सिक्रेशन में H+ नहीं पड़ा, कहां से लेके आ रहा है? ब्लड में से तो लेके आ रहा है। अगर ब्लड में रह जाते तो ब्लड की पीएच मेंटेन रहती क्या? नहीं। और मैं क्या बोला था बेटा ऑस्मो रेगुलेशन में, कि ना केवल बेटा नाइट्रोजनस कंटेंट को बाहर निकालना है, ब्लड की पीएच को भी मेंटेन करना है, ब्लड की विस्कोसिटी को भी मेंटेन करना है, आयंस का बेटा मिनरल्स का बैलेंस रखना है। यही तो ऑस्मो रेगुलेशन था। यही बात समझ में? तो ये अब मैं इस पॉइंट को यहां पर लिखा देता हूं, मुझे ब्लड में लिखाना चाहिए था बेटा, लेकिन उस समय फिर वो रटाने वाली बात हो जाती। ब्लड को बेसिक बनाना था। अरे यूरिन कहां से आ रहा है? ब्लड में से ही आ रहा है ना। ये खुद एसिडिक इसीलिए है, ये H+ को ले आया ब्लड में से निकाल निकाल के। और लगभग जितना बेटा ये एसिडिक होता है ना ब्लड, उतना ही लगभग क्या होता है? बेसिक होता है। इसकी रेंज होती है बेटा 6 to 6.4। मैंने वो लिखा ही नहीं, मैंने एवरेज लिखा दी 6 आपको। समझ रहे हो ना? तो ये खुद कैसा हुआ? एसिडिक नेचर का। इसकी वजह से बेटा मैं बताऊं आपको क्या हो गया।
ये एसिडिक नेचर का था ना बेटा, इसी वजह से ब्लड जो था बेटा वो स्लाइटली कैसे नेचर का हुआ, बेसिक नेचर का। इसकी पीएच होती है 7.33 से 7.44। ये तो होती है आर्टरी की, और ये किसकी होती है, वेन की। वेन का ब्लड बेटा थोड़ा सा कम बेसिक होता है, बताएगा कोई क्यों? याद करो, भूल गए? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। अरे H2 ब्रेकडाउन हुआ था ना, तो H पर रिलीज हुआ ना, हालांकि उसको हीमोग्लोबिन से बाइंड कर दिया, लेकिन बाइंड होने में कुछ वक्त तो लगता है, वो अपना बेटा इफेक्ट शो करता है, इसलिए थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है जी, चलो इधर देखो, कोई दिक्कत किसी को यहां तक? श्योर? अब देखो बेटा, एक बात याद रखना, यूरिन के अंदर बेटा जो स्मेल होती है वो होती है बेटा यूरिनॉइड की। यूरिन के अंदर बेटा जो कलर होता है वो होता है बेटा यूरोक्रोम का। ये कॉमन से वर्ड है बेटा, कुछ याद रख लेना। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब सुनिएगा बेटा, बहुत ज्यादा बेहतरीन बात, स्टार लगा देता हूं। नॉर्मल यूरिन, नॉर्मल यूरिन का मतलब है हेल्दी पर्सन का यूरिन। इस यूरिन के अंदर बेटा आरबीसी, बोलो ना, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ग्लूकोज, प्रोटीन, मतलब प्रोटीन तो छोड़ो, एमाइनो एसिड लिख देता हूं, प्रोटीन तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल हो गया। एमाइनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन्स, ये सब के सब क्या होते हैं बोलो बेटा? एब्सेंट। कुछ नहीं होता इनमें से। रहेगा कैसे बेटा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन बेटा दो विटामिन ऐसी हैं जो यूरिन के अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं। एक का नाम होता है विटामिन सी और एक होते हैं विटामिन बेटा बी कॉम्प्लेक्स। मे बी excreted in urine। क्यों बेटा? इसका रीजन बता देता हूं। वैसे तो आपको पता होगा, वेरी स्मॉल साइज बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में बाहर आ जाती है ना, समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत बेटा? कोई परेशानी? बोलो, याद रख लोगे बेटा? अब सुनिएगा बेटा जी, इधर ध्यान दीजिएगा। अब मैं बात कर लेता हूं इसके अंदर स्पेशल पॉइंट्स ही चल रहे हैं बेटा, थोड़े डिसऑर्डर के बारे में या डिजीज के बारे में। इधर ध्यान से सुनना। डिजीज, बेटा यूरिन के अंदर जर्नली तो आरबीसी नहीं होती, लेकिन यूरिन के अंदर बेटा कौन आ जाए? आरबीसी। तो इस डिजीज का नाम होता है बेटा हेमेचूरिया। ये सब डिजीज है बेटा, एबनॉर्मल कंडीशन है, ये हेल्दी वाली कंडीशन नहीं है। नॉर्मल में तो एब्सेंट। समटाइम बेटा इस यूरिन में कौन भी प्रेजेंट हो जाती है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या बेटा? पस सेल भी प्रेजेंट हो जाती है। डब्ल्यूबीसी से बेटा खत्म होती तो पस बनता है। पस जानते हो ना? इसको बोलते हैं बेटा पाईयूरिया। समटाइम बेटा इस यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा।
एनसीईआरटी में दिया हुआ है 12th क्लास में, कीटोन बॉडीज, इसको बोलते हैं बेटा कीटोन्यूरिया। समटाइम बेटा यूरिन के साथ प्रेजेंट हो जाता है आपका ग्लूकोज, यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसको बोलते हैं ग्लूकोसूरिया। लेकिन बेटा यह होता है आपके किस बीमारी में, पढ़ा है क्या कुछ? डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज बेटा 2 टाइप का होता है, एक डायबिटीज इंसिपिडस और एक डायबिटीज मेलाइटस। इंसिपिडस क्या होता है पता है ना? मैं बताऊंगा, अभी रुक जाओ, दोनों को थोड़ा सा स्पेशल पॉइंट से चल रहे हैं ना, दोनों का डिफरेंस बता दूंगा। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? अगला सुनो बेटा, कोई परेशानी बेटा यहां तक? श्योर, इन दोनों को तो जरूर याद रखना। देखो बेटा एक बात, एक डिजीज है, उसका नाम है ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस। मैंने आपको एक बात बता रखी है, आइटिस कहीं भी आ जाए स्वेलिंग। आइटिस का मतलब क्या होता है? हेपेटाइटिस, लीवर में स्वेलिंग। ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस, जो किडनी के अंदर जो ग्लोमेरुलस की जो बेटा ब्लड वेसल्स है ना, उनमें क्या आ जाती है? स्वेलिंग। बैक्टीरिया वगैरह का बेटा इंफेक्शन हो जाता है तब ऐसा होता है। समझ में आ गया बात? इससे फिर आगे जाकर हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है, इलाज नहीं कराया तो रीनल फेलियर भी हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है। बट नेफ्राइटिस का मतलब सिर्फ इतना सा है बेटा, स्वेलिंग इन ग्लोमेरुलस ऑफ किडनी। समझ में आ गया बेटा? इसको एक नाम और देते हैं, पता क्या आया था क्वेश्चन ऑल इंडिया पीएमटी में 15 के अंदर? ब्राउन डिजीज। ठीक है बेटा। अगली जो एक डिजीज है उसका नाम है बेटा रीनल स्टोन। ये तो कॉमन सी है, सब जानते होंगे। जानते हो क्या रीनल स्टोन को? नहीं। देखो बेटा, ये किडनी जो होती है ना, इस पूरी किडनी में कहीं भी ब्लैडर में यूरेटर में या फिर किसी भी कॉर्टेक्स मेडुला में कहीं भी कुछ क्रिस्टल बेटा ऐसे डिपॉजिट हो जाते हैं। या तो ये आपके हो सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, पत्थर वत्थर खाते हैं ना ज्यादा, उनसे भी हो जाता है। या बेटा ये हो सकते हैं आपके कैल्शियम ऑक्जिलेट के। और भी रीजन हो सकते हैं बेटा, अंडे वगैरह ज्यादा खाते हैं उससे भी हो जाता है, उसमें भी तो कैल्शियम होता है। ये होता है बेटा रीनल स्टोन। बोलो कोई दिक्कत किसी को? मत खाते हो क्या आप लोग? वो स्लेट पेंसिल आती है ना लिखने की, आती कि नहीं आती? छोटे छोटे होंगे जब पढ़ते होंगे ना, क्या बोलते हो आप उनको यहां पे? चौक। जब छोटे छोटे थे ना, वो एक ब्लैक सी स्लेट आती थी ना, उसमें लिखते थे ना, और उसको क्या बोलते हो यहाँ की? हाँ, तो उसको खाते नहीं,
अरे नहीं, खतरनाक है बेटा, वो तो ग्रोथ हार्मोन पे डिपेंड करती हूं, तो बट उसका भी रोल होता है। चलो, कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी? देखो बेटा, इधर दो डिजीज हैं, कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर करा देता हूं। इधर देखो बेटा, दो डिजीज है, एक आता है डायबिटीज मेलाइटस, एक का नाम होता है इंसिपिडस। दोनों आपके सिलेबस में है बेटा, लेकिन वो दे रखी है एंडोक्राइन सिस्टम में, और उसका ये रोल हर जगह आता रहता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं किसको बोलते हैं इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस का मतलब क्या है। देखो बेटा, इधर दो हार्मोन होते हैं बेटा हमारी बॉडी में, एक का नाम होता है एडीएच, समझ रहे हो ना, और एक का नाम होता है बेटा इंसुलिन। जानते हो आप दोनों को? देखो इधर, एडीएच का लेवल हो जाए कम, इंसुलिन का लेवल हो जाए कम। एडीएच का लेवल कम होगा, सुन रहे हो ना बेटा, इधर देखो, मेरी बात सुन लो दोस्तों, क्वेश्चन आ गया ना तो गलत मत कर देना। एडीएच का लेवल कम हो गया ना, तो बताओ क्या क्या कम हो जाएगा? एडीएच कम, तो मैं ऐसे लिख दूं डायरेक्ट तरीके से, यूरिन वॉल्यूम ज्यादा, यस और नो? एक बात लिख दूं इसके नीचे, अब ब्लड वॉल्यूम कम। ब्लड वॉल्यूम कम, कम का मतलब है कि ब्लड के अंदर H2O का लेवल क्या हो चुका है? कम। लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो चुका है। पहले बेटा ऐसे मान लो, 5 लीटर किसके अंदर? वाटर के अंदर, 5 लीटर वाटर के अंदर, चलो 5 लीटर मतलब 1 लीटर समझ लो, 1 लीटर वाटर के अंदर पहले था बेटा ग्लूकोज, मान लीजिए आपका 120 ग्राम, ठीक है ना। अब भाई साहब आपका रह गया H2O तो कितना? 500 ml, और ग्लूकोज इतना ही है, समझ रहे हो ना आप? ये होता है डायबिटीज इंसिपिडस। आ गया समझ में? अरे कुछ समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर ब्लड वॉल्यूम कम हो गया ना, तो बेटा ब्लड के अंदर ग्लूकोज इंक्रीज इन परसेंटेज ब्लड, ऑल ओवर ब्लड में नहीं बेटा, एक जो पर्टिकुलर एरिया के जिसे रेफरेंस में आ रहा था उसमें क्या हो गया? इंक्रीज। और ये बेटा इंक्रीज हो गया, अरे बॉडी के अंदर नहीं हुआ है बेटा, ग्लूकोज तो उतना ही है, बट वो ब्लड के अंदर क्या हो चुका है? इंक्रीज, पानी को बाहर भेज दिया ना यार, नहीं आया समझ में? तो इसका नाम होता है डायबिटीज इंसिपिडस। समझ में आ गया? ये एडीएच की वजह से होती है। और इंसुलिन हो गया कम, तो बेटा बोलो ना, यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इन बॉडी, वो क्या हो जाएगा? कम। अरे इंसुलिन ही तो होता है बेटा जो ग्लूकोज को यूटिलाइज करवाता है, सेल के अंदर भेज भेज के, पता है ना। जब बेटा सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगा तो ग्लूकोज का लेवल किस में बढ़ेगा? ब्लड में। इंक्रीज इन ब्लड, बेटा एक बात बोलूं, ब्लड में तो बढ़ रहा है यहां, लेकिन बॉडी में कैसा है? कांस्टेंट। बॉडी में नहीं बढ़ रहा, ब्लड में। अब इसको कैसे लिखूं? कोई ना, मैंने यहां पर परसेंटेज ब्लड लिख दिया है ना। यहां पर फिर क्या होगा बेटा? यदि इंसुलिन की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, इसी का नाम होता है बेटा डायबिटीज मेलाइटस। समझ में आ गया? एक इंसुलिन और एक एडीएच। कोई दिक्कत किसी को? इंसुलिन वाला बेटा इसी के अंदर ही ग्लूकोज में जाता है, ये वो यूरिन में जाता है।
ग्लूकोसूरिया। यहां पर ग्लूकोसूरिया नहीं होता बेटा, समझ रहे हो ना, इसी से पहचान पड़ती है बेटा। यूरिन में यदि ग्लूकोज आ रहा है ना, दैट मीन्स कंफर्म है कि कौन सी है, डायबिटीज मेलाइटस। हाँ बेटा आप बता, अभी हो गया ना क्लियर, बस बता बेटा, कोई दिक्कत परेशानी? इधर ध्यान दो बेटा, तीन टर्म एक साथ बता देता हूं। एक होता है यूरेमिया, एक होता है बेटा पॉलीयूरिया, एक होता है बेटा ओलिगोयूरिया। देखो बेटा इधर, यूरेमिया का मतलब होता है बेटा, यूरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ब्लड। ये कब होता होगा बोलो जरा, जब किडनी काम करना कम कर देती होगी, कि लीवर, किडनी, जब बेटा किडनी फंक्शन कम हो जाते होंगे। पॉलीयूरिया का मतलब होता है बेटा कि बेटा अमाउंट ऑफ यूरिन यूरिया नहीं बेटा, यूरिन इंक्रीज हो गया, बार बार टॉयलेट जाना। ओलिगोयूरिया का मतलब होता है बेटा अमाउंट ऑफ यूरिन कम होना, ओलिगोयूरिया का मतलब। ठीक है बेटा। और एक टर्म होती है बेटा, वैसे तो आप इसको पढ़ते ही होंगे, हीमोडायलाइसिस। देखो बेटा कुछ नहीं होता हीमोडायलाइसिस का मतलब, एक सिंपल सी वर्ड है बेटा, लाइसिस का मतलब होता है बेटा ब्रेक डाउन, समझ रहे हो ना। ब्लड के अंदर क्लॉटिंग ना हो, क्या ना हो बेटा, क्लॉटिंग। जैसे ब्लड बैंक वगैरह होती है ना, ब्लड बैंक जानते हो ना बेटा, जहां पर ब्लड को स्टोर करके रखते हैं। अब ब्लड के अंदर बेटा तो क्लॉटिंग फैक्टर तो होते ही नहीं होते, लेकिन हमको बचा के रखना है, किससे, कि क्या नहीं होनी चाहिए, क्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए, तो उसमें हेपेरिन वगैरह डाल देते हैं। हेपेरिन का फंक्शन जानते हो ना आप, वो ब्लड फाइबर्स को क्या करता है बेटा, डिसॉल्व कर देता है। तो बस इतना सा याद रख लेना बेटा, ये हेपेरिन याद रख लेना बस। हेपेरिन होता है बेटा एंटीकोगुलेंट। बेटा हेपेरिन कहां से मिलता है पता है क्या आपको, क्यों, बॉटनी में आता है ये। स्ट्रेप्टोकाइनेज का भी नाम सुना है क्या, एक स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम और होता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम वगैरह कुछ पढ़ा है क्या, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ा है चैप्टर कभी, कोई बात नहीं, पढ़ लेना बेटा। अब सुनो बेटा जी, इधर ध्यान दीजिएगा,
बेटा यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? देखो सुनो बेटा, इधर मेरी बात सुनो। इधर देखिए बेटा, आपने इस चीज से पढ़ा था ना, इधर ध्यान देना एक बार। हो सकता है बेटा वो तुम्हारा भी डाउट हो, परेशानी हो जाए। देखो इधर, देखो बेटा जी, इधर थोड़ा याद करो इसको। ये P था, अरे ये बेटा QR और कौन था S, और एक कौन था T। देखो बेटा इसको तो भूल जाओ, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखो आप, इन दोनों को लेके इधर देखो बेटा, एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट था। ये बेटा किसको शो कर रहा है? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। पता है ना बेटा? मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल को पता है ना बेटा सबको? और इसको बेटा किसने शो किया था बताओ जरा? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। समझ रहे हो बेटा? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन का मतलब था बेटा, वेंट्रिकुलर क्या थे बेटा? रिलैक्सेशन। अब सुनो बेटा, इधर मेरी बात सुनो जरा। मतलब बेटा इस बात को इस तरीके से देखो बेटा कि टी वेव किसको शो कर रही है? वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन को। समझ रहे हो ना? मतलब ये जो टी वेव है ना, इसके अंदर वेंट्रिकल क्या हो रहे हैं बोलो बेटा? रिलैक्स हो रहे हैं। समझ रहे हो ना? तो मैं ऐसे लिख देता हूं कि जो वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन है, ये जो टी वेव है, इसके अंदर जो वेंट्रिकल हैं वो एक्साइट से क्या हो रहे हैं? रिलैक्स। यस और नो बेटा? समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब सुनो, एक क्वेश्चन था, अब उसका मतलब तो वही है, लेकिन बेटा थोड़ा थीम चेंज कर दिया। एक क्वेश्चन यह आता है कि सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब बेटा वेंट्रिकल से ही माना है ना, कि सिस्टोल कब बिगेन्स होता है और सिस्टोल कब एंड होता है। लला बाउंसर चला जाएगा, ऊपर देख लो थोड़ा मेरी साइड। देखो बेटा, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो एनसीईआरटी ये कहती है कि सिस्टोल जो शुरू होता है ना, वो शॉर्टली आफ्टर क्यू, शॉर्टली आफ्टर क्यू क्या शुरू हो रहा है? सिस्टोल। समझ रहे हो ना बेटा? ये कौन कह रही है? एनसीईआरटी। लेकिन एनसीईआरटी ने बेटा सिस्टोल का एंड कहां माना है? एनसीईआरटी कहती है कि सिस्टोल एंड होता है एंड ऑफ टी वेव, एंड ऑफ टी वेव, सिस्टोल का एंड हो रहा है। अब देखो मतलब वही है, पर थोड़ा समझो आप। एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं टी के अंदर वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन हो रहा है, मतलब वेंट्रिकल क्या हो रहे हैं? रिलैक्स। यस और नो? मतलब टी वेव के अंदर वेंट्रिकल क्या हो रहे हैं? रिलैक्स। इससे टी वेव में डायरेक्शन यही तो होती है बेटा चलने की। इससे टी वेव के अंदर वेंट्रिकल क्या हो रहे हैं? रिलैक्स। इसका मतलब मैं ऐसे कह दूं, यदि वेंट्रिकल कंप्लीट रिलैक्स हो गया, इसका मतलब वहां पर सिस्टोल पूरी तरीके से खत्म हो गया। मैं कह दूं वेंट्रिकल पूरी तरीके से रिलैक्स हो गया, दैट मीन्स वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन पूरी तरीके से खत्म हो गया। यही बात समझ में? उस वर्ड को थोड़ा समझने की कोशिश करो जो मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। आप ऐसे समझ लो बेटा कि वेंट्रिकल के अंदर, किसके अंदर? ऐसे समझो बेटा, ये वेंट्रिकल, थोड़ा वर्ड का फर्क पड़ रहा है बस। ये वेंट्रिकल, ये पहले क्या हो रहे थे? कॉन्ट्रैक्ट। समझ रहे हो ना? सिस्टोल।
अब ये वेंट्रिकल क्या हो रहा है, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, समझ रहे हो ना, एक्साइट रिलैक्स हो रहा है। मतलब मैं ऐसे कह दूं कि सिस्टोल बेटा जब कंप्लीट एंड हो गया तो वही तो रिलैक्स है, यही बात समझ में। तो मैं एक बात सोचो, ये जो टी वेव है ये किसको शो कर रही है, रिलैक्सेशन को। मतलब रिलैक्सेशन यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर पूरी तरीके से रिलैक्स हो गया। यहां पर यदि पूरी तरीके से रिलैक्स हो गया दैट मींस एंड ऑफ क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन। समझ रहे हो ना, इस लाइन को समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कितनों की समझ में आ गई। मतलब वही है बट वर्ड बदल दिया है। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, ये लाइन लिखी हुई है। तो देखो बेटा इसको किस तरीके से समझना, आप इधर देखो कि बेटा ये वाला जो टी वेव है यहां पर वेंट्रिकुलर क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन। मतलब वेंट्रिकल एक्साइट टू कहां रहे, रिलैक्स स्टेज में, यस और नो। वेंट्रिकल कंप्लीट एक्साइट हो गया दैट मींस वेंट्रिकल कंप्लीट रिलैक्स हो गया दैट मींस वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीटली खत्म हो गया। नई बात समझ में। और ये पूरी लाइन बेटा रिलैक्सेशन को शो कर रही है। रिलैक्सेशन सबसे ज्यादा ये रहा यहां, अरे रिलैक्सेशन दैट मींस क्या होगा, इस जगह पर एंड ऑफ पीरियड, कॉन्ट्रैक्शन पूरी तरीके से एंड हो चुका है। यही बात समझ में, बस यही फर्क था बेटा। देखो वो क्या कुछ कह रहा है, इधर देखो। वेंट्रिकल कंप्लीट रिलैक्स दैट मींस एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। हां की ना, मतलब एंड ऑफ सिस्टोल। आ गया बेटा बात समझ में। अब देखो बेटा एनसीईआरटी की लाइन, एनसीईआरटी की लाइन है वेंट्रिकुलर, पहला वर्ड है बेटा सिस्टोल और दूसरा वर्ड है वेंट्रिकुलर बेटा बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। समझ गया बेटा। और दूसरे पॉइंट का मतलब है एंड ऑफ सिस्टोल। एंड ऑफ सिस्टोल। तो देखो बेटा आओ इधर, बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल शॉर्टली आफ्टर क्यू। शॉर्टली आफ्टर क्यू। और बेटा एंड कब होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एंड ऑफ टी वेव। यस और नो, क्योंकि यहां पर कंप्लीट क्या हो चुका है, रिलैक्स। कंप्लीट रिलैक्स का मतलब कॉन्ट्रैक्शन का कंप्लीट क्या हो चुका है, एंड हो चुका है। नहीं बात समझ में। तो बेटा कंफ्यूज मत होना, ये एनसीईआरटी में है। और तो मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया था, एक बच्चे को थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया, इसलिए बेटा मैंने बता दिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो कोई परेशानी बेटा, कोई दिक्कत किसी को, लिखना है। डॉक्टर साहब समझ में आ गया।
एक क्वेश्चन बताओ मुझे आप, एक प्यारा सा क्वेश्चन देता हूं आपको, है ना। विच इज secreted actively? ठीक है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन Na प्लस K प्लस H प्लस, सेकेंड ऑप्शन यूरिया Na प्लस K प्लस, अमोनिया Na प्लस H प्लस, अमोनिया K प्लस H प्लस। कौन सा आंसर है बेटा? ए किसके साथ? ए, बी, सी, डी। और ए के साथ कौन कौन है और बी के साथ? इसका करेक्ट आंसर है डी। मैं बोला घर से पढ़ के आना। Na+ का बेटा सिक्रीशन नहीं होता, रीअब्जॉर्प्शन होता है। समझ रहे हो ना? दिक्कत हो जानी है नहीं बेटा? सुन रहे हो ना? बढ़िया रहेगा सेहत के लिए। ठीक है बेटा, चलो एक क्वेश्चन और लिख देते हैं यहीं पर। अरे बेटा Na+ का रीअब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रीशन अलग चीज है। कल बोला था घर से पढ़ के आ जाना, फिर भी गलत कर दिया ना क्वेश्चन। चलो नाउ डॉक्टर रविंद्र स्पेशल, विच इज secreted, which is only secreted actively? पहला ऑप्शन अमोनिया K प्लस H प्लस, सेकेंड ऑप्शन यूरिया Na प्लस K प्लस, सी ऑप्शन Na प्लस K प्लस H प्लस। आसान सा ही क्वेश्चन है। हाँ बेटा, ए, अरे इसको तो कर दो दोस्तों। फर्स्ट करेक्ट आंसर इज 4, गलत है। K प्लस ऐसा आया ना बेटा, इसका रीअब्जॉर्प्शन भी होता है और इसका सिक्रीशन भी होता है। पीसीटी में भूल गए, डीसीटी में भूल गए। समझ गए ना क्वेश्चन का लेवल? धजिया उड़ा के पटक दूंगा। क्वेश्चन दमदार है ना ये? K प्लस अकेला ऐसा आया ना बेटा हमारी बॉडी का, जिसका रीअब्जॉर्प्शन भी होता है और उसका सिक्रीशन भी होता है। पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन हुआ था कि सिक्रीशन हुआ था? दोनों हुए थे। बट डीसीटी में ओनली क्या होता है? अरे बोलो ना यार, पीसीटी में K प्लस का रीअब्जॉर्प्शन भी हुआ था प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से, और क्या भी हुआ था? ट्यूबुलर सिक्रीशन। बट डीसीटी में ओनली क्या होता है? क्या होता है? सिक्रीशन।
हालांकि पीसीटी में बेटा सिक्रीशन भी होता है, और डीसीटी में ओनली सिक्रीशन होता है।